हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस पीएमएफ आईएएस जनरल साइंस के लेक्चर को दोस्तों हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स थ्रू सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल मेम्ब्रेन हम जानते हैं दोस्तों, वो एक सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन है, ये हमें पता है। यानी कि उसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ स्पेसेस अवेलेबल हैं जहाँ से मूवमेंट हो सकती है बड़ी सारी चीज़ों की। तो जो मूवमेंट हो सकती है हम उस मूवमेंट को यहाँ पर बोल रहे हैं ट्रांसपोर्ट। ठीक है। और वो ट्रांसपोर्ट के जरिए कौन कौन से हैं जिससे कोई भी चीज़ सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुसेगी या फिर बाहर निकलेगी, उसके तौर तरीके, उसके वेज जानने हमें, उसको कहा जा रहा है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। सबसे पहला ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो हमारी डिस्कशन में है डैट इज डिफ्यूजन। ये जो टर्म्स हैं जो इस टॉपिक में दे रखा है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ये दोस्तों आपको क्लास नाइन्थ की जो बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है, यानी कि जनरल साइंस की जो आपकी एनसीईआरटी होती है क्लास नाइन्थ की, वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। जो उसका चैप्टर 5 है उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिलहाल हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको डेप्थ में जानेंगे एज़ कम्पेयर टू एनसीईआरटी। तो डिफ्यूजन जानते हैं क्या होता है। एक बात याद रखना आगे बढ़ने से पहले, डिफ्यूजन और जो दूसरा टर्म हम पढ़ेंगे आज की क्लास में डैट इज ऑस्मोसिस, दोनों सेम होता है। यानी कि सेल के अंदर जो स्पेसेस अवेलेबल है, ठीक है, सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन होता है एक सेल, तो यहाँ से जो जो चीज़ें घुसेंगी, अब चाहे वो अंदर की तरफ जा रही हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन उनको बाहर की तरफ धकेल रहा है, यहाँ पर इस प्रोसेस को दोनों ही प्रकार से आप डिफ्यूजन नाम भी दे सकते हो या फिर आप बोल सकते हो ऑस्मोसिस, दोनों सेम चीज़ें होती हैं। अब आप कहोगे कि सर अगर सेम चीज़ें होती हैं तो फिर ये अलग अलग यहाँ पर करके क्यों दे रखी है। देखो, एक जो चीज़ है वो आपको समझाई जा रही है, जैसे जो डिफ्यूजन दोस्तों जो वर्ड है वो एसोसिएटेड है गैस के साथ, और जो ऑस्मोसिस वर्ड है वो एसोसिएटेड है पानी के साथ, यानी कि वाटर के साथ। तो हम बात करते हैं सबसे पहले डिफ्यूजन के बारे में, विच इज एसोसिएटेड विद एक्सचेंज ऑफ गैसेस इनसाइड एंड आउटसाइड अ सेल। तो जब भी गैसेस का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है किसी भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर, जैसे यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने दे रखा है डायग्राम बनाकर। हमारे जो लंग्स होते हैं उसके अंदर ये जो एल्वुलाई के जो सैक्स होते हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है एल्वुलाई के सैक्स। सेक्स का मतलब होता है दोस्तों बैग्स। ये टर्म अभी आपको यहाँ पर ऊपर जो पैराग्राफ दे रखा है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कोई भी आप इसको बैग कह सकते हो या फिर कैविटी कह सकते हो। तो यहाँ पर होता क्या है, हमारे लंग्स के अंदर ये जो एल्वुलाई हैं छोटे छोटे मिलकर ये सारे के सारे हमारे फेफड़े बनाते हैं, फेफड़ों का स्ट्रक्चर बनाते हैं, लंग्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। तो ये जो हैं लंग्स के, एक प्रकार से इनको बोला जाता है, बचपन में पढ़ते होगे, इनको लंग्स के हम लोग बैलून्स बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारा शरीर क्या करने की कोशिश करता है आपको पता है। हमारा शरीर हमेशा जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं उसको इनटेक करता है, और जो भी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, उसको बाहर निकालता है। और यहाँ पर आप इस चीज़ को, ये जो एरोज बन रखे हैं ना, देखो CO2 बाहर निकल रहा है, बाहर की तरफ है एरो, और ऑक्सीजन जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है। तो यानी कि गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। CO2 जो है, एक गैस बाहर जा रही है, ऑक्सीजन जो है वो अंदर आ रही है लंग्स के अंदर। तो जब भी हम बोलते हैं ना कि शरीर के अंदर हमारे CO2 भर जाता है तो शरीर उसको निकालने की कोशिश करता है, और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन को खींचने की कोशिश करता है। तो वो एक्चुअली जब हम बात करते हैं शरीर की, तो प्रॉपर तरीके से हम उसको बोले तो वो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा बेटर तब बैठती है कि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंटर कर रहे हैं और लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालकर फेंक रहा है। ओके। तो एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया लंग्स वाला, जो कि अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अभी थोड़ी देर में, यहाँ पर लिखा भी हुआ है इसके बारे में। जब गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसेस का आदान प्रदान होता है, जैसे CO2 और ऑक्सीजन इन बिटवीन वेरियस सेल्स। अब कुछ सेल्स जो हैं वो CO2 को इनटेक कर रहे हैं, लेकिन कुछ सेल्स ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, और एल्वुलाई हमारे जैसे लंग्स हैं
वो CO2 को बाहर निकाल रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर एक जगह के अंदर हम यहाँ पर अगर प्रॉपर तरीके से ज़्यादा डिटेल में ना जाते हो, सिर्फ लंग्स को हम समझ लें एग्जाम्पल के लिए, तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, ठीक है। और कभी कभार गैसेस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज मैकेनिज्म टेक प्लेस करता है सेल्स के अंदर और उनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर। यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कुछ गैसेस आ रही हैं, वो किसी सेल्स के अंदर घुसती हैं, सेल लेकिन रिकॉग्नाइज उनको ये करता है ये गैसेस मेरे लिए ठीक नहीं है, तो दूसरे सेल्स जो अच्छी गैसेस होती हैं उसको ज़्यादा इनटेक करते हैं और जो बुरी गैसेस होती है उसको बाहर निकालते हैं। जैसे हमारे लंग्स CO2 को बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं शरीर से, नोज़ के रास्ते, हमारी ब्रीदिंग पैटर्न के रास्ते, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करने की कोशिश करते हैं। अभी ये क्यों करा जाता है, अभी ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन आपको अभी के लिए फ़िलहाल यही समझना है कि गैसेस का आदान प्रदान होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख रखा है CO2 एंड ऑक्सीजन, वो कोई भी गैसेस हो सकती हैं सेल्स के बीच में भी। यानी कि यहाँ पर अगर एक सेल है, सेल 1 और सेल 2, तो इसके बीच में भी गैसेस का एक्सचेंज मैकेनिज्म टेक प्लेस कर सकता है। और अगर कोई सेल है, ये नॉर्मल हम इसको नंबर दे देते हैं सेल 1, और ये है सेल का एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो इसके अंदर भी गैसेस का आदान प्रदान हो सकता है कि बाहर से कुछ गैसेस आ रही हैं, सेल के अंदर एंटर कर रही हैं, सेल या तो बाहर से आने वाली गैसेस को या तो इनटेक कर रहा है या बाहर निकाल रहा है। जब भी ऐसा मैकेनिज्म टेक प्लेस करता है, और यहाँ पर आपने पूरी डिस्कशन में क्या समझा, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ गैशियस चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर किसी भी प्रकार से लिक्विड्स को अपनी डिस्कशन के अंदर लेकर नहीं आ रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर किसी भी प्रकार से वाटर की बात नहीं कर रहे हैं। जब इसी प्रकार से आदान प्रदान लिक्विड्स का होता है, वाटर का होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स की जब हम बात करते हैं, तब वो सेम प्रक्रिया कहलाती है पानी के अंदर ऑस्मोसिस। लेकिन जब आप सिर्फ गैसेस तक अपनी डिस्कशन को सीमित करते हो इस चीज़ को समझने के लिए कि कौन कौन सी गैसेस का आदान प्रदान हो रहा है एक सेल दूसरे सेल या नंबर ऑफ सेल्स के बीच में, या फिर एक सेल या नंबर ऑफ सेल्स और उनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में, उस प्रक्रिया को दोस्तों कहा जाता है बायोलॉजी में डिफ्यूजन। ठीक है, अब डिफ्यूजन की आपको एक डेफिनेशन बताई जा रही है यहाँ पर अंग्रेजी में, ईजी है, समझ सकते हो उसको। डिफ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया है, डिफ्यूजन एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूँ तो डिफ्यूजन जब वर्ड आ गया तो यहाँ पर मुझे कैसे भी करके लिक्विड या वाटर मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करनी है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी डिस्कशन में जो काम की चीज़ है डैट इज़ गैशियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जब गैशियस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पर दोस्तों दो कीवर्ड्स हैं समझने वाले कि आप कहोगे कि सर ये क्या है, एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन जिसको बोला जा रहा है, और दूसरा कीवर्ड है हमारे सामने एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेशन क्या है और हायर और लोअर क्यों लिखा हुआ है? तो दोस्तों देखो सिंपल सी यहाँ पर बात है, यहाँ पर गैस की बात हो रही है तो मैं उसी का एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। मान लो दोस्तों ये आपका एक रूम है, ठीक है, और इस रूम के एक पर्टिकुलर कोने के अंदर आपका यहाँ पर मंदिर है या आपकी कोई टेबल है जहाँ पर आपने भगवान जी की फ़ोटोज़ लगाई हुई है। ठीक है, वहाँ पर आपने उस टेबल के पास एक अगरबत्ती आपने जलाई, ठीक है, इंसेंस स्टिक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, आपने यहाँ पर अगरबत्ती जलाई। अब अगरबत्ती जल रही है रूम के एक कोने के अंदर, पंखा भी नहीं चल रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि पंखा बंद है, आपने अगरबत्ती जलाई। उसके बाद कुछ देर के बाद अगर आप कमरे के अंदर आते हो तो आप ये देखोगे चाहे आपके कमरा वेंटिलेटेड है यानी कि खिड़कियाँ खुली हुई हैं या फिर भले ही आपका कमरा बंद है, लेकिन कुछ ही सेकंड कुछ ही मिनटों के अंदर इस अगरबत्ती की जो खुशबू है, जो फ्रेगनेंस है, वो पूरे के पूरे रूम में जो है वो फिल हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन के एरिया से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन के एरिया में गए। अब कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेशन को एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं इस इंसेंस स्टिक की फ्रेगनेंस को, यानी कि अगरबत्ती जो जल रही थी उसकी खुशबू को, उसकी सुगंध को। वो एक कोने के अंदर जल रही थी तो धुआं वहाँ आ रहा था, तो यानी कि वो जो एरिया था, ये भगवान जी के पास आपने जो अगरबत्ती का स्टैंड पे अगरबत्ती जलाई, ये एरिया था हायर कॉन्सेंट्रेशन का। और पूरा रूम जो बाकी आपका ब्लैंक था अभी तक, जहाँ पर आपने अगरबत्ती नहीं जलाई थी,
वो है आपका एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो जब एक जगह के एयर में उस अगरबत्ती इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स खुशबू वाले भर गए, तो और भी तो कमरे में बाकी जगह पर भी तो हवा थी, यानी कि एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, वहाँ पर ऑक्सीजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, कमरे में और भी गैसेस थी। तो वहाँ पर जो खाली स्पेस आपके रूम में इधर उधर ये पूरा का पूरा भरा हुआ था, जब यहाँ पर पूरी की पूरी इस अगरबत्ती की फ्रेगनेंस और धुएं ने अपनी जगह बना ली हवा के अंदर, तो वो आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट कर गया और पूरे रूम के अंदर बाकी जो एयर मॉलिक्यूल्स थे उसके अंदर अपनी जगह बना गया वो। और वहां पर क्योंकि अगरबत्ती नहीं चल रही थी तो उसको हम कह रहे हैं एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जहां पर जल रही थी हम उसको कह रहे हैं एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही हमेशा गैशियस पार्टिकल्स मूव करते हैं, और ये तब तक मूव करते रहते हैं जब तक वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। आप मुझे खुद एक बात बताओ, किसी भी चीज़ की सुगंध या दुर्गंध अगर एक कमरे में आती है, एक जगह में जो कि एनक्लोज्ड स्पेस है, और एक मान लो कि अगरबत्ती, अब ऐसा तो है नहीं कि आप अपने घर में जला रहे हो तो 4 किलोमीटर दूर तक उसकी फ्रेगनेंस पहुंच जाएगी, नहीं ना। क्योंकि बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होगा कि एयर मॉलिक्यूल्स की भरमार बहुत ज़्यादा है, वो छोटी अगरबत्ती हर जगह के एयर मॉलिक्यूल्स को कैप्चर नहीं कर पाएगी। लेकिन वहीं पर दोस्तों, अगर 4 घर छोड़ के आपके गली में कहीं पर हवन अगर हो रहा है या किसी ने लकड़ी जलाई है सर्दियों में, तो उसका जो धुआं है वो आपके घर तक भी आएगा, या एटलीस्ट आपको फील होता है जब आप किसी पार्क के बाहर से निकलते हो जहाँ पर कूड़ा जल रहा होता है, पत्तियाँ जल रही होती है, कोई लकड़ी जल रही होती है, कि यार कोई चीज़ जल रही है। जहाँ पर मान लो कि तंदूरी मोमोज कहीं बनाए जा रहे हैं, चाप बनाई जा रही है, फिश की जैसे स्मेल होती है, या फिर कोई चिकन बना रहा है, ऐसी जगह जहाँ पर कोयले का काम चल रहा है, कोई चीज़ खाने की मतलब जो है कोयले पे सेकी जा रही है, तो उसकी जो गंध है, उसकी जो सुगंध है, दुर्गंध है, जो भी है, आपको बहुत दूर तक आ जाती है। लेकिन सारी चीज़ों की ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर दूर अगर कोई एक तंदूरी चाप या तंदूरी पनीर बना रहा है, तो जो पर्सन उसके 100 मीटर के पास खड़ा हुआ है उसको ज़्यादा स्मेल आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर किसी का घर दूर है तो वहाँ तक भी उसका वो धुआं है वो आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि कोई भी एक जगह में जहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन वाली जो चीज़ है, गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं, वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह तक कितनी दूर तक आ पा रहे हैं। और वो तब तक आते हैं अगर यहाँ पर हम एनक्लोज्ड स्पेस की बात करें, जैसे कमरा बंद है, हम यहाँ पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की भी बात ही नहीं कर रहे, ओपन स्पेस की बात ही नहीं कर रहे हैं कि अगरबत्ती आप छत पर लगा कर आ गए, ठीक है। तो वो थोड़ी दूर तक हो सकता है कि ऊपर नीचे वाले फ्लोर में, अगल बगल के घर में, उतनी ही दूर तक थोड़ी देर तक उस अगरबत्ती की खुशबू जा पाए, या धूप बत्ती जो आप जलाते हो उसकी खुशबू जा पाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बहुत दूर तक आपका पूरा ब्लॉक या पूरी गली ही कवर हो जाएगी उस अगरबत्ती की फ्रेगनेंस से। हम यहाँ पर एनक्लोज स्पेस की अगर बात करें, कमिंग बैक टू आवर एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पर बनाया, आपका कमरा, यहाँ पर आपका भगवान जी का स्टैंड था और आपने अगरबत्ती जलाई, तो यहाँ पर बेसिकली फिनोमेना हुआ क्या कि एक जगह पर जो कमरा था उसका एक लिमिटेड साइज था, यहाँ पर आपने एक पर्टिकुलर जगह पर जो इंसेंस स्टिक जो अगरबत्ती जलाई, उसकी खुशबू यहाँ पर जो थी पहले, ये एरिया बन गया हायर कॉन्सेंट्रेशन का, इस जगह पर धुआं ज़्यादा हो रहा था। धीरे धीरे करते करते इस अगरबत्ती की फ्रेगनेंस ने पूरे कमरे में अपनी जगह बना ली, और फिर चाहे आपका कमरा खुला या बंद है, जब तक वो अगरबत्ती जल रही होगी, जब तक वो धूप बत्ती जल रही होगी, या फिर आपने कोई मॉस्किटो कॉइल लगाई हुई है, कछुआ छाप जिसको हिंदी में कहते हैं, तो ये सारी चीज़ों की फ्रेगनेंस आपको वहाँ तक आएगी जब तक वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरी डिस्कशन में जो बात है वो ये है फैक्ट आपके लिए, कि ये पूरी प्रक्रिया गैशियस मॉलिक्यूल्स की जो पूरी प्रक्रिया है, जिसको हम एक कॉमन नाम दे रहे हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूजन एक पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है। अब दोस्तों, साइंस के अंदर एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म वो चीज़ होती है, मैंने आपको ये पहले भी बताया था, अभी 3-4 लेक्चर पहले PMFIS जनरल साइंस में। पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म वो चीज़ है कि जहाँ पर बेसिकली यू डू नॉट रिक्वायर एनर्जी, यू डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एनर्जी। और साइंस के अंदर एनर्जी को हम लोग एनर्जी ना कह के एक स्पेशल वर्ड से डिनोट करते हैं। मैंने आपको ये 3 लेटर का एक वर्ड बताया था, एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ए है, ट्राइफ टी है, और फॉस्फेट पी है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि यहाँ पर जो हवा के अंदर ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर अगरबत्ती ने, धूप बत्ती ने, या फिर मॉस्किटो कॉइल ने अपनी जो जगह बना ली। आपके रूम में किसी भी प्रकार की गंध आ रही है, चाहे वो सुगंध है, चाहे वो दुर्गंध है, अच्छी स्मेल है, बुरी स्मेल है, तो वहाँ पर बेसिकली
एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि आपके घर के बाहर कूड़ा रखा हुआ है कि कूड़े वाले भैया आने वाले हैं और वो लेकर जाएंगे कूड़ा, तो आपकी सीढ़ियों पे जो एक बेकार स्मेल आ रही है ग्राउंड फ्लोर तक, मान लो आपका घर फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे, लेकिन आपका कूड़ा बहुत सड़ा हुआ है, 3-4 दिन से कूड़े की थैलियाँ जमा है, तो आपके घर में सीढ़ियों पे जो बास आ रही है, जो बेकार स्मेल आ रही है, जो दुर्गंध आ रही है, वो बेसिकली जो फैल रही है उसके लिए कोई एनर्जी नहीं लग रही है उन मॉलिक्यूल्स को हवा में दुर्गंध फैलाने के लिए। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के जरिए हो जाता है, जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं चाहिए होती है। यू डू नॉट रिक्वायर सेल्स कि वो एटीपी का, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का इस्तेमाल करें, ये ऑटोमेटिकली ये वाला काम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो जैसे एक्सचेंज होता है गैसेस का, लाइक ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, हमारे लंग्स के पैसेजेस के अंदर, जिसको हम कहते हैं लंग्स के जो एयर बैलून्स होते हैं हमारे एल्व्यूलाई, अगर एक है तो उसको हम कहते हैं एल्व्यूलस, लेकिन हमारे हम जानते हैं कि मल्टीपल बैलून्स होते हैं तो उसको हम कहते हैं एल्व्यूलाई। ठीक है, तो ये टाइनी छोटे से बैलून शेप के एयर सैक्स होते हैं, जो मैं अभी आपको वर्ड बता रहा था ना, एयर सैक्स। तो एयर सैक्स का मतलब यही होता है कि एक हॉलो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, हॉलो मतलब उसके अंदर स्पेस अवेलेबल है जैसे बैलून के अंदर होता है, और हमारे लंग्स के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो बैग्स हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, और ये एक तरीके से बैग का, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो पाउच का, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि एक तरीके से ये आपके शरीर में जो फेफड़े होते हैं उसके अंदर कैविटी का काम करते हैं। और कैविटी कैसे, ये हॉलो स्ट्रक्चर कैसे, जगह कैसे बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं से CO2 बाहर से आता रहेगा। जब आप ऑक्सीजन को इनटेक करते हो, आपने सांस जोर से खींची, तो उसके साथ आप ऐसा मत मान के चलो कि आपको सिर्फ O2 ही मिल रहा है। CO2 भी आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, लेकिन शरीर को, ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए, आपके ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा रहे, उसके लिए ज़्यादातर तो आपको ऑक्सीजन ही चाहिए होता है। तो अब रास्ते के अंदर होगा क्या, अब इस चीज़ को ध्यान से समझना। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर मिटाकर आपको क्लियरली फिर से समझाता हूँ। अब आपके लिए समझने वाली यहाँ पर जो चीज़ है वो ये है कि जो भी डी ऑक्सीजनेटेड रेड ब्लड सेल्स होंगे आपके अंदर, अभी यहाँ पर ये आपको इसलिए देख रहे हैं जैसे हमारा शरीर में जब खून की कमी हो जाती है तो शरीर नीला पड़ जाता है। एक इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर पूरा नीला पड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर RBCs की प्रोडक्शन बंद हो गई है, तो वो सेल्स ठंडे पड़ गए। तो यहाँ पर जो डी ऑक्सीजनेटेड रेड ब्लड सेल्स कभी कभार जो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, उसके पीछे आज आप एक कारण समझ लो, हमेशा के लिए उसको याद रखना कि जब भी आपके RBCs के अंदर ब्लड नहीं है तो वो RBC सिर्फ नाम के हैं, वो फिर लाल नहीं होते हैं। जैसे शरीर खून की कमी से ठंडा पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, तो उसी प्रकार से CO2 अगर आपके RBCs के ऊपर हावी होने लग जाता है, जिन जिन RBCs के ऊपर हावी होने लग जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहाँ पर यानी कि ऑक्सीजन की कमी है। तो ऐसे RBCs को हम कहते हैं डी ऑक्सीजनेटेड। तो ये डी ऑक्सीजनेटेड जो RBCs हैं, ये आपके लंग्स के रास्ते, यानी कि आपने सांस ली, लंबी सी आपने सांस खींची, और उसके अंदर जो RBCs जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला वो भी एंटर तो करेंगे ही आगे जाके, क्योंकि आप सांस ले रहे हो। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो रास्ते में आगे बढ़ेंगे तो आपने जितनी अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन को इनटेक करा होगा, आप फ्रेश एयर लेते हो, आपका रूम वेंटिलेटेड रहता है, आप हवा में बैठते हो, आप कमरा बंद करके नहीं बैठते हो, यू डू नॉट हैव हैबिट ऑफ स्मोकिंग, या फिर आप धुएं वगैरह के आगे नहीं बैठते हो, तो यानी कि आपके फेफड़े, आपके लंग्स उतने अच्छे होंगे, उतने अच्छी मात्रा से आपकी बॉडी के अंदर यानी कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटर करेंगे। तो ये जो शुरू शुरू में आप ये जो नीले, काले, पर्पल कलर के जो डी ऑक्सीजनेटेड यानी कि जिनके अंदर ऑक्सीजन नहीं है ऐसे RBCs को देख रहे हो, ये नॉर्मल जो हमारी इमेजिनेशन होती है कि RBCs रेड कलर के हैं, उनका रेड कलर होने के पीछे कारण ये होता है, या फिर आपको अगर उनको रेड कलर का करना है, जो कि होना भी चाहिए उनका रेड कलर, वो तभी पॉसिबल है जब उनको ऑक्सीजन मिलेगा। तो वो ऑक्सीजन आएगा कैसे, जब आपके लंग्स के अंदर जो फेफड़े हैं उसके अंदर जो ये आपके एयर बैलून्स वाले जो सेक्स हैं, जो ये एल्वुलाई के जो बैलून्स हैं, जो पाउच है, जो ये कैविटी है, इसके अंदर इनफ मात्रा के अंदर ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू CO2, है ना। वरना क्या होता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपको खांसी आ सकती है, आपका जो ब्रेन का नर्व्स जो हैं वो डेड हो सकती हैं, आपको एकदम से कोई एक चक्कर आ सकते हैं, बहुत सारी दिक्कत मतलब उससे हो सकती है, और लॉन्ग टर्म में तो आपकी शरीर बहुत सारी बीमारियां भी बना सकती है। तो
जो ये कैपिलरी मूवमेंट हो रही है ब्लड फ्लो की, तो ये ओरिजिनल ब्लड फ्लो की मूवमेंट तभी होगी, ब्लड हम तभी मानते हैं उसको जब वो लाल होगा, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन होगा, तब ये अच्छे से मूवमेंट करेगा। और इसके साथ ही आपके जो लंग्स की जो एल्विलाई हैं वो CO2 को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करने की कोशिश करते हैं। ऐसे चलती है पूरी की पूरी प्रक्रिया। तो यहाँ पर आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का पूरा प्रोसेस दोस्तों यहाँ पर समझा रखा है राइटर ने, कि पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एक ऐसी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को, एक ऐसी मूवमेंट को बोला जाता है, फिर चाहे वो आयंस की मूवमेंट हो या किसी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो, एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर या सेल मेम्ब्रेन के बाहर, जिसके लिए आपको किसी भी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट डू नॉट रिक्वायर एनर्जी। और मैंने आपको बताया था बायोलॉजी में, साइंस में, एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और ये काम होता कैसे है, व्हेन इट कम्स टू गैशियस पार्टिकल्स या गैशियस मॉलिक्यूल्स, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस थ्रू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। हमेशा चीज़ें गैसेस जो हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती हैं। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ऑस्मोसिस के टॉपिक में क्या पता मैं आपको ये पढ़ाऊँ कि ये प्रक्रिया तो सिमिलर है, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि वाटर या किसी ना किसी लिक्विड की बेसिकली एक एक्सप्लेनेशन आ जाती है बीच में, कि पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर आपने, पानी का ग्लास है मान लो, आपने उसको शरबत बनाने के लिए थोड़ा सा उसके अंदर नींबू डाला या शिकंजी आप बना रहे हो, या नॉर्मल पानी का ग्लास है, आपने उसके अंदर 1 चम्मच रूह अफ़ज़ा शरबत डाल दिया और वो हल्का सा पिंक कलर पकड़ रहा है, 2 चम्मच आपने और डाल दिया तो वो और ज़्यादा पिंक हो गया, आपने आधी बोतल डाल दी तो वो पूरा का पूरा रेड हो चुका है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसी कॉन्सेंट्रेशन होगी, क्या वो हायर टू लोअर ही होगी या लोअर टू हायर होगी, ये समझने वाली बातें हमारे लिए। अब जैसे क्या होता है इन निमोनिया, जैसे छोटे बच्चों को आपको पता है कि निमोनिया जब हो जाता है तो क्या होता है, उनके लंग्स के अंदर ये जो एल्वुलाई हैं, ये जो एयर सैक्स हैं, ये जो बैग्स हैं, पाउचेस हैं, जो बेसिकली बैलून्स हैं हमारे फेफड़ों के अंदर, उनके अंदर पस भर जाता है या फिर किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई फ्लूइड बन जाता है, फ्लूइड भर जाता है, पानी भर जाता है, और वो पानी हो सकता है पस के अंदर भी कन्वर्ट हो जाए, जिससे हमारी ब्रीदिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। और ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट इसलिए ही हो जाती है क्योंकि जब आपके एल्वुलाई के अंदर कोई भी चीज़ भर गई है तो फ्री फ्लो तरीके से ये जो ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स हैं इनकी मात्रा जो है वो कम हो चुकी है, और बाकी यहाँ पर हो सकता है कि पानी वगैरह या जो पस है या जो CO2 है वो अपनी जगह ज़्यादा बना ले। इसलिए जब सांस लेने में बच्चे को या फिर किसी भी बुज़ुर्गों को भी होता है जैसे निमोनिया, तो अगर उनको दिक्कत होती है तो जब उनके ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है हॉस्पिटल के अंदर, अगर वो भर्ती हैं निमोनिया के अंदर, अक्सर भर्ती तो करना ही पड़ता है अगर निमोनिया ज़्यादा ना बढ़े उसके लिए, तो भाप दी जाती है, जैसे बुज़ुर्गों को, बच्चों को, या किसी को भी अगर निमोनिया हो गया, मे नॉट गॉड डू सो, किसी को हो, भाप दी जाती है। और वहाँ पर आप देखोगे कि वो नॉर्मल नोज़ से ब्रीदिंग, जैसे हम सांस लेते हैं वो ऐसे सांस नहीं ले पाता जिसको निमोनिया होता है, तो वो मुंह से जैसे हम भाप छोड़ते हैं ना, ऐसे करके बेसिकली सांस लेनी पड़ती है, बिकॉज द पेशेंट, दैट पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया एक्चुअली फेसेस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, बिकॉज वहाँ पर जो एल्वुलाई हैं उनके जो रास्ता है नॉर्मल, चाहे वो O2 का रास्ता था चाहे CO2 का रास्ता था, बेसिकली उस रास्ते को हम यहाँ पर एक नाम देते हैं कैपिलरी वॉल। इस कैपिलरी वॉल के रास्ते से जो ये ऑक्सीजन वगैरह जो सब कुछ आ रहा था, और ये जो एल्वुलाई वाले जो एयर पैसेजेस जो थे, ये जो बैलून्स थे, यहाँ पर इनके अंदर आप बस इतना मान लो कि वो ब्लॉकेज हो रखी होती है, उस ब्लॉकेज की वजह से प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं हो पाती है। लेकिन जहाँ तक बात ये सारी की सारी गैसेस की आती है, ठीक है, तो गैसेस वाली प्रक्रिया को, उसका ट्रांसपोर्टेशन होना विदाउट रिक्वायरिंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी, दैट इज पैसिव तरीके से ट्रांसपोर्ट होना, उस पूरी प्रक्रिया को ओनली विद रिस्पेक्ट टू गैसेस एंड ओनली विद रिस्पेक्ट टू लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के जरिए जब भी गैसेस की मूवमेंट होती है, उस प्रक्रिया को हम लोग विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस की स्टडी में हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अगले लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में, जो कि लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर मूवमेंट होती है, कि जैसे आप बादाम डालते हो, आपने किशमिश डाली रात को, या छोले आपने भिगोए, चने आपने भिगोए, तो वो सुबह फूलते कैसे हैं, और वहीं पर अगर
आपने किसी चीज़ को भिगोया तो वो ज़्यादा अगर पानी उनको मिलता रहेगा तो वो फट जाएंगे एक टाइम के बाद। और वहीं पर अगर आप फूली हुई चीज़ पर जिसके अंदर पानी उस चीज़ ने समाया हुआ है, जो चीज़ वो फूल गई है पानी की वजह से, अगर आप नमक डाल देते हो तो वो बाहर पानी जो है अपना फेंक देगा। इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे ऑस्मोसिस के टॉपिक में अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।